आप लोग सब साइंस स्ट्रीम से आए और आप लोगों ने क्लासरूम टीचिंग में 8वीं के बाद किसी ने संस्कृत नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अभी इतने दिन आने के बाद में जब प्रारंभ में आए होंगे। अच्छा, उससे पहले मैं एक प्रश्न करता हूं, पतंजलि वाले भी और मदरहुड वाले भी मेरा एक प्रश्न बताना। आप लोगों को यहाँ बीएमएस में प्रवेश लेने से पहले किस किस को ये पता था कि बीएमएस में जाकर के संस्कृत पढ़नी पड़ेगी? जरा बताइए, किसको पता था? पता था। जरा अपना नाम बताइए और बताइए कि हाँ, मुझे पता था कि संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। जी सर, रश्मि ज्योति सर, हमें पता था। कैसे पता था? सर, सबसे पहले तो जब काउंसलिंग हो रही थी तो हमने देखा कि इस कोर्स में क्या पढ़ना है, कैसे इसका आगे फ्यूचर है, क्या है। तो सर उस टाइम ही पता था कि इसमें संस्कृत एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाई जाता है। अच्छा, काउंसलिंग से पहले पता था क्या? जी सर, थोड़ा बहुत तो नॉलेज थी इसके बारे में कि इसमें होता है, मतलब फर्स्ट ईयर में। संस्कृत होती है। अच्छा, आप यस आए सर। तो नीट के माध्यम से है ना, नीट के? हाँ जी सर। तो नीट का फॉर्म भरते समय आपको पता था कि क्या हमको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी? सर उस टाइम तो ऐसा नहीं सोच रहे थे कुछ, बस अगर मतलब ऐसा नहीं सोचे थे सर उस टाइम। हाँ, मतलब नीट से पहले, नीट का फॉर्म भरने से पहले, एग्जाम का रिजल्ट आने तक आपको बिल्कुल कल्पना नहीं थी कि संस्कृत भी पढ़नी नहीं। पड़ेगी। नहीं सर। हाँ, तो देखो ये विषय है। इसको ऐसे कल्पना करिए कि यदि आपका दाखला एमबीबीएस में हुआ होता तो आपको, और जैसा मैं एक परिहास में भी बोलता हूं, अभी आप लोग जो बीएमएस में आए होंगे फर्स्ट ईयर में आते समय तक, तो मैंने पहले भी अपने भाषण में कहा था, मैं अपने 32 वर्ष के अनुभव के आधार पर कहता हूं कि जब बीएमएस प्रथम वर्ष में बच्चे आते हैं तो मैं पहला सवाल उनको यही करता हूं कि बच्चों, आपने संस्कृत नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदी तो पढ़ी है। क्या हिंदी की वर्णमाला आपको आती है? तो मुझे 32 साल में अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला है कि जिसने हिंदी की वर्णमाला मुझे सुनाई हो। अंग्रेजी की वर्णमाला सब सुना देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चों में कोई कम योग्यता है। उसका कारण यह है कि उनकी प्राथमिकता में हिंदी या संस्कृत रहती नहीं। और प्राथमिकता में क्यों नहीं रहती? क्योंकि उनको मालूम होता है कि इसका कोई उपयोग आगे होने वाला नहीं है, इसलिए वो प्राथमिकता में रहती नहीं है। तो इसका कारण ये है। और अब आप समझ लीजिए कि आप एमबीबीएस, बीटेक या एमटेक या एमबीए या उस स्ट्रीम में जाते हैं और आपको अंग्रेजी की अल्फाबेट नहीं आती हो, अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान नहीं हो, तो आप उन कोर्स में सक्सेसफुली अध्ययन कर सकते हैं क्या? अपने से प्रश्न करना। इसी प्रकार से जब हम बीएमएस में आते हैं तो पहले से हमको संस्कृत का अध्ययन होना चाहिए, और वो हमको नहीं होता है। और यहाँ जब हम आते हैं और हम देखते हैं कि अष्टांग संग्रह है, चरक, और जो सब्जेक्ट हम हिंदी में ट्रांसलेशन में पढ़ते भी हैं, पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं, तो पदार्थ विज्ञान में तो फिजिक्स भी है, दर्शन भी है, और उसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। अब उसको आप कफ को कोल्ड अंग्रेजी में बोल करके, पित्त को अंग्रेजी में फायर बोल करके, और अ, वात पित्त कफ वात को एयर बोल करके उसके ट्रांसलेशन के द्वारा समझ सकते हैं क्या? निश्चित रूप से वाटर और कोल्ड और फायर ये वात पित्त कफ नहीं होते। वास्तव में जो वात और पित्त और कफ है वो एक विशेष प्रकार की चीजें हैं, और उनको समझना है तो संस्कृत का ओरिजिनल नॉलेज हमको, कि वात किस धातु से बना है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, वो किस शब्द का रूप है, और भी जो आगे उसमें श्लोक आए हैं तो किसमें क्या संधि है, क्या समास है, क्या प्रत्यय लगा है, क्या उपसर्ग लगा है,
ये सब चीजें जब हमको आती हैं तब हमको उनका एक मीनिंग समझ में आता है। वास्तव में ये जो आयुर्वेद के श्लोक हैं, ये कोड है, ये सूत्र है। इनके अगर मीनिंग को समझना है तो इनको हमको डिकोड करना पड़ता है, इनके कोड को खोलना पड़ता है। जैसे आजकल आप अपना फेसबुक चलाते हैं या आप अपना व्हाट्सएप चलाते हैं या आपका फोन रहता है, तो आपका अपना पासवर्ड रहता है, अपना कोड रहता है, और यदि वो आपको भूल जाए, आपको याद नहीं हो, तो आप अपना ये फोन नहीं चला पाते। वैसे ही ये जो आयुर्वेद है, ये जो श्लोक है इसके, ये वास्तव में कोड है, सूत्र है, और उनको उद्घाटन करना है तो हमको सामान्य संस्कृत लैंग्वेज नहीं, जो जिस प्रकार से अगर हम हिंदी की बात करें तो एक सामान्य हिंदी अलग होती है, जयशंकर प्रसाद की हिंदी अलग होती है, कामायनी की। वो हिंदी तो संस्कृत से भी कठिन होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की वाण भट्ट की आत्मकथा की हिंदी बिल्कुल अलग होती है। सामान्य हिंदी, बोलचाल की हिंदी और शास्त्रीय हिंदी बिल्कुल अलग होती है। ऐसी जो अंग्रेजी आप पढ़ते हैं तो अंग्रेजी लिटरेचर अलग होता है, लेकिन साइंस की टर्मिनोलॉजी वाला जो इंग्लिश है वो बिल्कुल अलग होता है। तो वैसे ही ये जो आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद की संस्कृत भी केवल सामान्य संस्कृत से काम नहीं चलने वाला है। मैं और रीता जी, हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, हम तो लिटरेरी फील्ड की संस्कृत से आते हैं, लेकिन हमको यहाँ पढ़ाते पढ़ाते और ये ध्यान में आता है कि आयुर्वेद के बच्चों के लिए और किस प्रकार की संस्कृत की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार की संस्कृत की आवश्यकता है वो तो सेकंड फेज है, सेकंड स्टेप है। अभी जब बच्चे आते हैं तो उनको तो फर्स्ट फेज ही नहीं आता, फर्स्ट स्टेज ही नहीं आता, और फर्स्ट स्टेज आने में ही वो उसको संस्कृत बड़ी कठिन लगने लगती है, अरुचिकर लगने लगती है, सिलेबस का भी बर्डन लगने लगता है। पहले से उसने पढ़ी नहीं, पढ़ने के अलावा पहले से उसने बहुत ज्यादा सोचा नहीं, और यहाँ आकर के भी केवल सामान्य संस्कृत से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ आयुर्वेद की संस्कृत तो वैज्ञानिक, आयुर्वेद एक विज्ञान है, तो इस विज्ञान की भाषा की संस्कृत है। तो दूसरा स्तर विज्ञान की संस्कृत को समझना, ये अगला काम है। उससे पहले जो प्रारंभिक संस्कृत है जिसके लिए आप बेसिक कह रहे थे, तो पहले बेसिक तो क्लियर हो, लेकिन वो बेसिक ही क्लियर नहीं हो पाता। तो संस्कृत भारती ने, संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान ने, जो आचार्य विष्णुदत्त जी जैसे, नवल किशोर जी जैसे एक युवकों को तैयार किया है, और एक विशेष शैली के द्वारा, एक विशेष पद्धति के द्वारा, कि सबसे पहला काम है बेसिक को क्लियर करना, और बेसिक को भी इस प्रकार से क्लियर करना कि संस्कृत कठिन नहीं लगे, संस्कृत आसान लगे। संस्कृत आसान है, उसे बोला जा सकता है, उसे बोल करके समझा जा सकता है, संस्कृत माध्यम से पढ़ करके समझा जा सकता है। ये एक प्रारंभ में एक विश्वास जगाना, आत्मविश्वास जगाना, और जब आत्मविश्वास जग जाता है तब हमको स्वयं के अंदर एक रुचि पैदा होती है। उसको मैं कहता हूं कि एक मन तैयार होता है हमारा, चूंकि पहले से हमने आयुर्वेद के बारे में सोचा नहीं, अर्थात हमारा मन पहले से बना हुआ नहीं था। संस्कृत की तो बात छोड़िए, आयुर्वेद के बारे में ही हमारा मन नहीं बना हुआ था, और हम एक्सीडेंटली इधर आयुर्वेद में आए, क्योंकि हमको एमबीबीएस मिला नहीं। और हम में से कई लोग अभी भी, और मैं तो पिछले अपने 32-35 वर्षों के अनुभव के आधार पर कहता हूं कि बीएमएस प्रथम वर्ष में पढ़ते पढ़ते कई लोग ये प्रयत्न करते रहते हैं कि इधर से छोड़ करके कैसे भागे, और वो उनका कोई दोष नहीं है, उनका अधिकार भी है, लेकिन उसका दुष्परिणाम बड़ा खराब होता है। कारण यह है कि मान लिया 10 लोग 20 लोग दोबारा तैयारी करते हैं उधर जाने की, तो उनमें से सिलेक्शन तो किसी एक आध का हो पाता है, बाकी उसको 19-20 को जो भी रहते हैं उनको इधर ही रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा करने से हानि क्या हो जाती है? तो एक तो हानि ये होती है कि वो प्रथम वर्ष में
संस्कृत पढ़ाई जाती है। प्रथम वर्ष में आयुर्वेद का बेसिक पढ़ाया जाता है, पदार्थ विज्ञान है, संघ संग्रह है, फिजियोलॉजी है। ये पहले तो जो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी डिपार्टमेंट था, ये दोनों मिलाकर के एक डिपार्टमेंट होता था, शारीर विभाग। और इसको भी मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आता था, क्योंकि वो शरीर की रचना कोई मेडिकल साइंस नहीं है, वो तो शरीर रचना है। शरीर की रचना के आधार पर फिर आगे हम उसकी चिकित्सा का विज्ञान पढ़ेंगे। तो ये सारा प्रथम वर्ष का विषय बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। और उधर की तैयारी के कारण से इधर पढ़ाई में पूरा ध्यान दे नहीं पाते, और दे नहीं पाते तो फिर ये सारा फर्स्ट ईयर में किसी तरह से परीक्षा दे करके पास हो जाना और फिर सेकेंड ईयर में चला जाना। आज जितने भी देश भर में, दुनिया भर में जो आयुर्वेदाचार्य हैं, वो सब बड़ी कठिन प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके आते हैं, बड़े प्रतिभाशाली योग्य होते हैं, लेकिन फिर भी सफल आयुर्वेद चिकित्सक नहीं बन पाते। उसका कारण क्या है? बहुत लोग अलग अलग प्रकार से अपने अपने कारण बताते हैं कि साहब कॉलेज में शिक्षक कम है, कॉलेज में बिल्डिंग कम है, कॉलेज में लेबोरेटरी नहीं है, कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है। ये सब कारण होंगे, निश्चित रूप से होंगे, मैं इनसे असहमति व्यक्त नहीं करता। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं। पुराने जमाने में जो वैद्य होते थे, उनमें से अभी भी कोई 100 वर्ष की आयु का वैद्य कहीं ना कहीं ढूंढने से आप अपने आसपास के इलाके में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा तो आप अपने बड़ों से पूछेंगे कि उन्होंने किसी वैद्य को अपने इलाके में देखा है क्या, तो उसके बारे में आप जानकारी करिए। तो जानकारी करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्हें तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो उन्होंने, बॉटनी जूलॉजी का तो उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना, उनको तो अंग्रेजी की अल्फाबेट भी नहीं आती। और वो ऐसे सिद्ध हस्त वैद्य थे, वो सर्जरी भी करते थे, वो काय चिकित्सा भी करते थे, और वो अपने त्रिदोष की चिकित्सा का जो सिद्धांत है उसके आधार पर नाड़ी देख करके कि अभी नाड़ी का कैसा स्पंदन हो रहा है, कच्छप कछुए की तरह हो रहा है क्या, सर्प की तरह हो रहा है क्या, और उसके आधार पर बिल्कुल पहचान लेते थे। और पहचान करके भी वो निदान और चिकित्सा किस प्रकार से करते थे कि जिसकी जैसी हैसियत है उसको वैसी चिकित्सा बताते थे। पीलिया रोग है, कोई निर्धन व्यक्ति आया तो उसको सीधे सीधे बताएंगे मूली का रस पियो, गन्ने का रस पियो, ये पथ्य करो, ये रखो। और बड़ा पैसे वाला आएगा तो वो कहेगा ये तो सामान्य चीज है, इससे मैं ठीक नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर रसौषधियां जिसमें भस्म है, जिसमें और बड़े जो जो मूल्यवान द्रव्य हैं वो पड़े, क्योंकि वो उन पैसा खर्च करेगा, उनको खाएगा तो मन बनेगा, क्योंकि चिकित्सा का संबंध भी मन से होता है। तो मन से वो स्वीकार कर लेगा, श्रद्धा कर लेगा, तो उस औषधि को खाएगा तो ठीक हो जाएगा। और पहले ही मन से उपेक्षा होगी। यही बात मैं मन की बात इस पढ़ाई के प्रति कह रहा था, क्योंकि पहले से हमारा मन बना होता नहीं, संस्कार होता नहीं, और संस्कार नहीं होता उसका संबंध जो मूल भाषा है तो संस्कृत से होता है, तो फिर संस्कृत भी पढ़ी नहीं होती। और सारा ज्ञान आयुर्वेद की संहिताएं वो संस्कृत में है, तो पहले से संस्कार था नहीं, संस्कृत पढ़ी नहीं थी, इधर भी आकर के ठीक से पढ़ नहीं पाए, तो फिर संहिताओं का जो प्रौढ़ ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, जो कोड है संहिताओं के अंदर, उनको डिकोड कर नहीं पाए। अब किसी प्रकार से डिग्री ले ली, और डिग्री लेकर के फिर किसी प्रकार से वो किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जा करके उसकी कंपाउंडरी, उसकी चपरासीगिरी, उसकी सेवा करके और किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छे आयुर्वेदाचार्य तो बन नहीं पाते हैं। आप में और जो उन डॉक्टरों के पास कोई हाई स्कूल पास या फेल, जो उनका झाड़ू पोछा लगाते हैं, 2-4 साल उनके पास काम करते हैं, तो वैसे गोली कैप्सूल देने वाले डॉक्टर तो वो भी बन जाते। लेकिन आपने तो 4 साल 5 साल तक, चाहे जैसा भी हो, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाला और ऐसे कॉलेज के अंदर जिसके अंदर चाहे जैसी भी हो लैब है, चाहे जैसी भी हो लेबोरेटरी है, चाहे जैसी भी हो लाइब्रेरी है, और ये जो शिक्षक भी आपके हैं वो सब एमडी पीएचडी सब क्वालिफाइड शिक्षक हैं, वैसा होते हुए भी और फिर अपने वैसे हमको बनना, वैसे होना और पूरा जीवन दोयम दर्जे का नागरिक बन करके जीना,
पूरा जीवन हीन भावना से जीना, ये ऐसा एक वातावरण बना हुआ है संपूर्ण समाज में पिछले 40-50 वर्षों से। हम लोग जो विश्व आयुर्वेद परिषद के लोग हैं या संस्कृत भारती के लोग हैं, संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के लोग हैं, हमारा ये लक्ष्य है कि आयुर्वेद महान है जो संस्कृत में है, और आयुर्वेद में आए हुए वे बच्चे हमारे राष्ट्र की निधि हैं। भले ही वो एक नंबर कम होने के कारण से एक नंबर उनका ज्यादा होता तो एमबीबीएस में दाखिला हो गया था, इधर एक नंबर कम है तो इधर आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अयोग्य है। भले ही वो बी ग्रेड हैं, द्वयम दर्जे के हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा, उनके व्यक्तित्व निर्माण से, उनकी योग्यता निर्माण से, उनके अंदर आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा निर्माण से वो अच्छे वैद्य बन करके अपने जीवन को भी सफल कर सकते हैं, और अपने सफलता के द्वारा, अपने आयुर्वेद के ज्ञान की सफलता के द्वारा, अपने रोगियों की चिकित्सा के द्वारा उनका जो काम कर रहे हैं, उनका जो कल्याण कर रहे हैं, वो देश का काम है। उनके लिए तो सब महत्वपूर्ण है ही है, वो देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज ये जो कोरोना का काल आया है, आप सब देख रहे हैं कि जब सारी दुनिया कह रही है कि भाई किसका कोई इलाज नहीं है, जो ठीक हो रहा है वो अपने इम्यून सिस्टम से ठीक हो रहा है, और उसको लेकर के हमको 4-6 महीने सारे देश भर के लोगों को एक बहुत प्रयत्न करने के बाद हमको कुछ मरीजों पर ट्रायल करने का मौका मिला, और जिस पर 100% रिजल्ट आए। यदि वास्तव में ईमानदारी के साथ हम अच्छे आयुर्वेदाचार्य होते, और अच्छे आयुर्वेदाचार्य होते तो हमको निश्चित रूप से अधिकार और अवसर जल्दी से मिल जाता, और यदि हमको अधिकार और अवसर मिल जाता तो आज जो भयंकर स्थिति है निश्चित रूप से और देशों की तुलना में बहुत अच्छी है, और उसका कारण हमारी सरकार का अच्छा प्रबंधन है। बहुत कमियां होंगी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रबंधन है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन यदि ये काम हमको आयुर्वेद के लोगों को सौंपा गया होता, भाई ये जो जांच का विषय है ये तो कोई एलोपैथी नहीं है ना, ये तो टेक्नोलॉजी है। एक्सरे करना या वेंटिलेटर करना ये कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी पर तो वो किसी एमबीबीएस डॉक्टर ने, एमएफ डॉक्टर ने वेंटिलेटर नहीं बनाया। वेंटिलेटर तो इंजीनियर बनाते हैं, वो तो इंजीनियरिंग का विषय है। तो उसको भी आयुर्वेद के लोगों से वंचित रखना, भाई वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी तो आयुर्वेद के लोगों को भी मिलना चाहिए। और उन्होंने वो नहीं देते हुए भी केवल एक प्रोटोकॉल, आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल के आधार पर जो हमारा दिल्ली के अंदर आयुर्वेद का संस्थान है उसमें प्रयोग करके सामने आए। तो ये आयुर्वेद के ज्ञान की और हमको मिले अवसर की एक उपलब्धि है। तो हम लोग अच्छे आयुर्वेदाचार्य बने, और अच्छे आयुर्वेदाचार्य बनने के लिए हमको केवल सामान्य संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो गूढ़ संस्कृत का ज्ञान है, आयुर्वेद दर्शन के लिए अपेक्षित संस्कृत का ज्ञान है, आयुर्वेद की संहिताओं के लिए अपेक्षित ज्ञान है, उसकी आवश्यकता है। लेकिन वो ज्ञान तो हमको तब मिलेगा ना जब हमको प्रारंभिक ज्ञान भी मिल जाएगा। तो इसके लिए पहला चरण यह है कि संस्कृत के प्रति रुचि प्रकट करना, एक आत्मविश्वास प्रकट करना कि संस्कृत कठिन नहीं है, संस्कृत बहुत सरल है, और उसको हम वैसे ही बोल सकते हैं। अब ये हुआ क्यों, इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र हुआ। महोदय क्षम्यताम्, जी इदानीम् एषा कक्षा समाप्ता भविष्यति द्वित्रिनिमेषेषु। जी पुनः अस्मिन् लिंक मध्ये आगन्तव्यं भविष्यति। ठीक है, यदा कदाचित् अवसरः मिलिष्यति तदा अग्रे कतिचन विषयाः सन्ति, तान् उपस्थापयामि। सम्भवतः सर्वे बोर् अपि भवन्ति, तो अहं विरमामि। सर्वेभ्यः धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः महोदयाय। धन्यवाद महोदय। अभी ये कक्षा कुछ ही मिनटों में समाप्त होने वाली है। हम दोबारा से पुनः लिंक मध्ये क्लिक कृत्वा पुनः कक्षायाम् आगमिष्यामः। लिंक समानमेव अस्ति। कति निमेषाः सन्ति पन्त महोदय? अस्तु, निमेषद्वयम् अस्ति इदानीम्।
अस्तु, धन्यवादः श्रीमान् प्रेमचन्द्र शास्त्री महोदय। इदानीं 40 निमेषाः इतोपि पुनः चलिष्यति। 40 मिनट। आमां। तो माम अनुमति अस्ति बहिर्गन्तुम्? आमां। तो सर्वेभ्यो मम नमस्कार है। और मैंने जो बातें कही उसके बारे में भवान एक बार हम पृच्छतु कि आप लोगों का इस विषय में जो मैंने कहा उसमें क्या प्रतिक्रिया है। अस्तु महोदय। अस्तु, नमो नमः। अस्तु, नमो नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। रीता भगिनी नमो नमः। नमो नमः गुरुजी, नमो नमः, धन्यवाद सर। धन्यवादः, आशीर्वादः। इदानीं भवती संस्कृतेन सम्भाषणस्य प्रयत्नं करोतु। भवत्याः अस्माकं दायित्वमस्ति। वयं संस्कृतेन वदामः, तेन अग्रे कार्यं भविष्यति। अस्तु, नमो नमः। अस्तु, धन्यवादः महोदय। नमो नमः महोदय। अस्तु, इदानीं कक्षा समाप्ता भविष्यति। पुनः वयं रिजॉइन कुर्मः। अग्रे वयम् अभ्यासं करिष्यामः क्रियापदानां, यत्र पर्यन्तं वयं ह्यः कृतवन्तः ततः अग्रे वयम् अद्य करिष्यामः। अस्तु, तो यथा वयं पठितवन्तः एकवचने, बहुवचने, पठति पठन्ति, लिखति लिखन्ति, हसति हसन्ति, चलति चलन्ति, धावति धावन्ति, क्रीडति क्रीडन्ति, एवं प्रकारेण वयम् इदानीं पठिष्यामः। तो यदा